स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नीतीश कुमार का विधानमंडल से आज इस्तीफा, नई राजनीतिक पारी की होगी शुरुआत। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पिछले 20 वर्षों से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, अब विधानमंडल को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं। वे 30 मार्च यानी कि आज विधानमंडल के सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा दे देंगे। ये जानकारी मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में के बाद दी है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन हो चुके हैं, जब संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार राज्यसभा के सदस्य बनने के 14 दिनों के भीतर किसी अन्य सदस्य की सदस्यता से इस्तीफा देना आवश्यक है। इसी कारण आज 30 मार्च तक उन्हें विधान परिषद और भाजपा नेता नितिन नवीन को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। आपको यह भी बता दूं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर अत्यंत सफल रहा। वे 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और उनका कार्यकाल 2030 तक था। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 जारी। 10वीं टॉपरों की बल्ले बल्ले। फर्स्ट टॉपर को मिलेंगे 2 लाख, सेकंड को 1.5 लाख, थर्ड को 1 लाख। किसे क्या मिलेगा जाने सब कुछ। दरअसल बात यह है कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के टॉपरों को पुरस्कार राशि दी जाएगी। जब परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले टॉपर को 2 लाख रुपए, दूसरा स्थान पाने वाले को 1.5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, तीसरा स्थान पाने वाले को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, चौथा से 10वां स्थान पाने वाले टॉपरों को 20-20 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके अलावा टॉपरों को एक लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर के सम्मानित किया जाएगा। जब सभी टॉपरों को मेधा दिवस पर दिसंबर में सम्मानित किया जाएगा। वहीं पर मैट्रिक 2025 के टॉपरों को 2024 की तुलना में दोगुनी पुरस्कार राशि दी गई थी। जब टॉपर विद्यार्थियों को दिए जाने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावी छात्र की राशि के तहत माध्यमिक वार्षिक परीक्षा में प्रथम 10वीं रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रति माह 2000 रुपए दिए जाएंगे। इन परीक्षार्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित अध्ययन करने पर 11वीं और फिर 12वीं में यानी कि 2 वर्ष तक प्रतिमाह 2000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब घर बैठे मिलेगा बर्थ डेट सर्टिफिकेट। बिहार सरकार का नया नियम लागू। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन और फिर डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनाई जाए। नए नियम के तहत अब कई मामलों में प्रमाण पत्र सीधे अस्पताल या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिल जाएगा। खास करके सरकारी अस्पतालों में जन्म होने पर मां को डिस्चार्ज से पहले ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, जिससे परिवार को बाद में भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा आरटीपीएस पोर्टल के जरिए लोग घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट मोबाइल, ईमेल या फिर डिजी लॉकर के जरिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिहार पुलिस में बड़ा बदलाव। अब मिनटों में प्रमोशन और पैसा, खत्म होगी फाइलों की देरी। दरअसल बात है कि बिहार पुलिस के हजारों कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। अब प्रमोशन और फिर वित्तीय लाभ के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब पुलिस मुख्यालय ने फैसला किया है कि सभी पुलिस कर्मियों की सर्विसेज बुक को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कागजी प्रक्रिया खत्म होगी और फिर काम तेजी से होगा। नई व्यवस्था के तहत पहले चरण में जमादार, दारोगा और फिर इंस्पेक्टर स्तर के करीब 30,000 कर्मियों का रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा। इसके बाद सिपाही और फिर हेड कांस्टेबल स्तर के लगभग 1 लाख कर्मियों को भी इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे हर पुलिसकर्मी का पूरा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा और किसी भी जानकारी के लिए फाइल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युद्ध का असर बिहार तक, सरकार अलर्ट। राशन से प्रवासियों तक संभालने के लिए बनी खास टीम। दरअसल बात है कि मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। जब राज्य में जरूरी चीजें जैसे कि एलपीजी, राशन, पेट्रोल और फिर अन्य सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका के बीच सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी कि सीएमजी का गठन किया है। इस टीम का मकसद है किसी भी हालात में आम लोगों को जरूरी सामान की कमी ना हो और स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। इस खास टीम की कमान राज्य के मुख्य सचिव के हाथ में दी गई है।
यानी कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी इसकी अगुवाई करेंगे। इस ग्रुप में गृह, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, कृषि और फिर आपदा प्रबंधन जैसे कई विभागों के बड़े अधिकारी शामिल हैं, ताकि हर स्थिति से मिलकर के निपटाया जा सके। सरकार का फोकस सिर्फ सामान की सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और फिर जरूरतों पर भी नजर रखी जा रही है। जब ये टीम लगातार सप्लाई चेन मॉनिटर करेगी, जब महंगाई पर नजर रखेगी और फिर किसी भी आपात स्थिति में तुरंत फैसला लेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर यही टीम बिहार में हालात संभालने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। ईरान इजराइल जंग पर विवादित बयान, खाड़ी देशों को लेकर के बड़ी नाराजगी। दरअसल बात है कि ईरान इजराइल जंग के बीच भारत में भी इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जब कुछ भारतीय मुस्लिम समूह ने खाड़ी देशों खास करके सऊदी अरब के रुख पर नाराजगी जताई है, जब उनका आरोप है कि इस संघर्ष में कुछ मुस्लिम देश अपेक्षित समर्थन नहीं दे रहा है, जैसे भावनात्मक बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल मध्य पूर्व में ये जंग लगातार फैलती जा रही है और अब इसमें कई देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। जहाँ हाल ही में ईरान और फिर इसके सहयोगियों द्वारा हमले और जवाब में इजराइल और फिर अमेरिका की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ऐसे हालात में खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरब का रुख संतुलन बनाए रखने या फिर अपने हितों के हिसाब से तय हो रहा है, जो कि हर किसी को पसंद नहीं आ रहा है। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के बयान भावनात्मक प्रतिक्रिया होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता को पूरी तरह से नहीं दर्शाते। जब मध्य पूर्व की राजनीति में कई देशों के अपने रणनीतिक और फिर आर्थिक हित होते हैं, इसलिए उनके फैसले धार्मिक भावना से ज़्यादा सुरक्षा और फिर कूटनीति पर आधारित होते हैं। बिहार में मंत्रियों अधिकारियों के लिए लग्जरी गाड़ियां, सरकार ने बढ़ाई सीमा। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने मंत्रियों और फिर अधिकारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी गाड़ियों की खरीद सीमा बढ़ा दी है। अब मंत्री पहले के मुकाबले ज़्यादा महंगी और फिर लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रियों के लिए गाड़ी खरीद की सीमा 30 लाख से बढ़ा करके 37 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे हाई एंड SUV और फिर आधुनिक गाड़ियाँ खरीदी जा सकेगी। इस फैसले के बाद अब सड़कों पर पहले की साधारण गाड़ियों की जगह टाटा सफारी, XUV 700 और फिर इनोवा हाई क्रॉस जैसी प्रीमियम गाड़ियां नजर आ सकती है। सरकार का कहना है कि ये फैसला बढ़ती कीमतों, सुरक्षा जरूरतों और फिर आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अधिकारियों को बेहतर और फिर सुरक्षा यात्रा मिल सके। हालांकि इस फैसले को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं कि विपक्ष और फिर कुछ लोग इसे फिजूल खर्ची बता रहे हैं, जबकि सरकार का तर्क है कि ये प्रशासनिक जरूरत और सुरक्षा से जुड़ा कदम है। ऐसे में यह फैसला अब बिहार की राजनीति में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। हड़ताली CO कर्मचारियों पर सख्त सरकार, अब सिर्फ सस्पेंस नहीं FIR भी होगी। दरअसल बात यह है कि बिहार में हड़ताल कर रहे राजस्व कर्मचारियों पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि धमकी देने वालों पर सीधे FIR दर्ज की जाएगी। खास करके उन कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी जो व्हाट्सएप और फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने साथियों को डराने या फिर प्रशासन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ सरकार के अनुसार कई जगहों से शिकायत मिली है कि हड़ताली कर्मचारी काम कर रहे अधिकारियों को फोन और फिर व्हाट्सएप के जरिए धमका रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर उनका नाम उजागर करके दबाव बना रहे हैं। इसे प्रशासनिक कामकाज में बाधा और गंभीर अपराध माना गया है। इसीलिए जिलाधिकारी यानी कि DM को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामले में तुरंत FIR दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पर सरकार की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कर्मचारी अब काम पर लौटने लगे हैं और हड़ताल का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 12 जिलों में आज तूफान बारिश, 31 मार्च को और खतरनाक होगा मौसम। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और कई जिलों में आंधी बारिश का असर दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज 12 जिलों में तेज हवा, गरज चमक और फिर बारिश की संभावना है। जब पहले से ही बिहार के कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जब मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे में मौसम और ज़्यादा खराब हो सकता है। खास करके 31 मार्च को स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई गई है, जहां पर तेज हवाएं, बिजली गिरने और फिर भारी बारिश का खतरा बढ़ सकता है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने और फिर बिजली बाधित होने जैसी समस्याएं गंभीर हो सकती है। जी हां, वहीं पर खराब मौसम के कारण फसलों को नुकसान और जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम अपडेट पर नजर रखें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें, ताकि किसी भी तरीके के नुकसान से बचा जा सके।
बिहार में शराबबंदी की फिर खुली पोल। अमेजन के पार्सल में मछली दाना की जगह ले जाई जा रही थी शराब। दरअसल बात यह है कि बिहार में शराब तस्करी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने छापा मार करके एक बड़े ऑनलाइन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां पर अमेजन के नाम पर मंगाए गए पार्सल में मछली का दाना नहीं बल्कि भारी मात्रा में शराब बरामद की हुई है। जब पुलिस के मुताबिक इस पार्सल में करीब 314 लीटर शराब छिपा करके भेजी जा रही थी, इसे मछली दाना यानी कि फिश फीड के नाम पर बुक किया गया था, ताकि किसी को शक ना हो। छापेमारी के दौरान 20 प्लास्टिक बाल्टियों में शराब मिली है, जिसमें 252 लीटर बियर और 62 लीटर विदेशी शराब शामिल थी। वहीं पर इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अब तस्कर नए तरीके अपना करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस और फिर प्रशासन अब इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके। बिहार के आराध्या सिंह 14 साल की उम्र में 234 भाषाओं में हनुमान चालीसा अनुराग ठाकुर ने किया सम्मान। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी की रहने वाली आराध्या सिंह एक 14 वर्षीय छात्रा है, जिन्होंने अपनी अनोखी प्रतिभा से पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। वह मात्र 9वीं की कक्षा की छात्रा है और बेहद कम उम्र में उन्होंने ऐसा काम किया है जो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी चुनौती माना जाता है। जहाँ आराध्या ने हनुमान चालीसा का 234 भाषाओं में अनुवाद किया है, जिसे पूरा करने में उन्हें करीब 6 महीने लगे हैं। जहाँ उन्होंने इस काम में आधुनिक तकनीक जैसे कि डिजिटल टूल्स और फिर ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। खास बात यह है कि उन्होंने भारतीय भाषाओं मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत के साथ साथ जापानी, स्पेनिश, ग्रीक जैसी विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया है। जहाँ उनकी इस अनोखी उपलब्धियों के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें सम्मानित किया है और उनकी तारीफ की है। आराध्या का उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति और फिर सनातन परंपरा को दुनिया भर तक पहुंचाया जाए। जहां उनका ये काम न सिर्फ धार्मिक बल्कि भाषाई और फिर सांस्कृतिक स्तर पर भी बेहद खास माना जा रहा है। कुल मिलाकर के आराध्या सिंह आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। यह कम उम्र में बड़ा काम करने का एक शानदार उदाहरण है। भारत नेपाल सीमा पर बड़ा एक्शन। 5352 पिलरों की सुरक्षा के लिए शुरू हुआ ज्वाइंट सर्वे। दरअसल बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दोनों देशों की संयुक्त टीम ने बिहार से लगी सीमा पर कुल 5312 बॉर्डर पिलरों का सर्वे शुरू किया है। इस पहल का मकसद सीमा पर अतिक्रमण, घुसपैठ और विवादों को रोकना है। इस ज्वाइंट सर्वे में भारत की सर्वे ऑफ इंडिया टीम और फिर नेपाल के अधिकारी मिलकर के काम कर रहे हैं। खास करके बिहार के साथ सीमावर्ती जिलों किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और फिर पश्चिमी चंपारण पर फोकस किया जा रहा है, जहां पर कई पिलर क्षतिग्रस्त या फिर गायब पाए गए हैं। इस योजना के तहत पहले सभी पिलरों का सर्वे होगा, फिर खराब या फिर गायब पिलरों की मरम्मत और फिर दोबारा स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ नियमित निगरानी भी की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी विवाद या फिर सुरक्षा समस्या ना हो। बिहार में जमीन हो सकती है 4 गुना महंगी। MVR में 300 से 400% बढ़ोतरी की तैयारी। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सरकार मार्केट वैल्यू रेट में भारी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है, जिससे जमीन की कीमतें 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजिस्टर्ड विभाग ने निबंधन विभाग ने MVR में 300 से 400% तक वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। दरअसल अभी बिहार में जमीन की रजिस्ट्री पुराने रेट के आधार पर हो रही है, जबकि बाजार में कीमतें कई गुना बढ़ चुकी है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए सरकार नए MVR को बाजार भाव के करीब लाना चाहती है। जहाँ कई जगहों पर जमीन की असली कीमत सरकारी रेट से 300 से 500% ज़्यादा पाई गई है। इस बदलाव का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि जमीन या फिर मकान की रजिस्ट्री काफ़ी महंगी हो जाएगी। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और रियल एस्टेट में पारदर्शिता आएगी। सीएम की कुर्सी पर घमासान, निशांत के नाम से जेडीयू में हलचल, बीजेपी के लिए बड़ा दबाव। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। निशांत कुमार के नाम के सामने आते ही जेडीयू के अंदर और फिर एनडीए गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। जब पार्टी के कई नेता उन्हें भविष्य का चेहरा बता रहे हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण अचानक बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और फिर सक्रिय राजनीति में से धीरे धीरे दूरी बनाने की चर्चा के बीच जेडीयू अपने नए नेतृत्व को लेकर के रणनीति बना रही है।
है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशांत कुमार की एंट्री पहले से तय योजना का हिस्सा थी और पार्टी उन्हें आगे लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से माहौल बना रही है। इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चेहरा तय करना चाहती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ जेडीयू अपने नेतृत्व को मजबूत बनाए रखना चाहती है। ऐसे में यह मामला सिर्फ एक नाम का नहीं बल्कि सत्ता के संतुलन की बड़ी लड़ाई बन चुकी है, जहां आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मोदी के बाद कौन, उत्तराधिकारी को लेकर के क्या कहती है रिपोर्ट और सर्वे। दरअसल बात है कि देश में ये सवाल लगातार चर्चा में है कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। यह सच ये है कि अभी तक कोई भी आधिकारिक उत्तराधिकारी तय नहीं है, लेकिन कई रिपोर्ट और सर्वे में कुछ बड़े नेताओं के नाम सामने आते रहते हैं। ये पूरी तरह से राजनीतिक स्थिति, चुनाव परिणाम और पार्टी के फैसले पर निर्भर करेगा। ये रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी के अंदर से सबसे मजबूत दावेदारों में अमित शाह का नाम सबसे आगे माना जाता है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं को भी संभावित चेहरों में गिना जाता है। एक सर्वे में अमित शाह को करीब 25% लोगों ने मोदी के बाद सबसे पसंदीदा विकल्प बताया था, जहां वहीं पर दूसरी तरफ विपक्ष से राहुल गांधी का नाम भी सामने आता है। जबकि कुछ विश्लेषकों में यह भी कहा गया है कि भविष्य में गठबंधन सरकार की स्थिति बन सकती है, जिससे अलग अलग दलों के नेता उभर सकते हैं। कुल मिलाकर के अभी मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर के कोई भी फाइनल नाम नहीं है। ये पूरी तरह से आने वाले चुनाव और फिर राजनीतिक समीकरण तय करेगा। प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर हमला, बोले जनता के मुद्दे नहीं पैसे की राजनीति चल रही है। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव अब मुद्दे पर नहीं बल्कि पैसे के दम पर लड़े जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गई है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता के असली मुद्दे जैसे कि रोजगार, शिक्षा और फिर विकास पीछे छूट गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेताओं का ध्यान जनता की समस्याओं से ज्यादा चुनाव जीतने के तरीके पर है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है और न कि कौन नेता किस पद पर जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। आरजेडी की ओर से इस पर जवाब आने की उम्मीद है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान चुनावी माहौल को और गर्मा देते हैं। बिहार में एनएच प्रोजेक्ट को मिली बड़ी राहत, 711 हेक्टेयर वन भूमि का रास्ता साफ। दरअसल बात है कि बिहार में सड़क विकास को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के 26 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए करीब 711 हेक्टेयर वन भूमि से जुड़ी अड़चनें अब काफ़ी हद तक दूर हो गई है। जब पथ निर्माण विभाग ने तकनीकी और फिर कानूनी समस्याओं को सुलझा करके इन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे लंबे समय से रुके काम अब तेजी पकड़ सकते हैं। इन हाईवे प्रोजेक्ट के पूरा होने से बिहार की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। जब सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ सड़क नेटवर्क मजबूत होगा बल्कि निवेश बढ़ेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। या कई अहम प्रोजेक्ट जैसे कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे भी इससे जुड़े हैं, जो आने वाले समय में यात्रा को आसान बना सकते हैं। हालांकि विकास के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। नियमों के मुताबिक जितनी वन भूमि का उपयोग होगा उसके बदले प्रतिपूरक वनीकरण करना जरूरी होगा। इसके लिए एजेंसियों को नई जमीन पर पेड़ लगाने और फिर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रवासी मजदूरों की वापसी तेज, बोले भोजन बनाना भी हो रहा है मुश्किल। दरअसल बात है कि देश में चल रही परिस्थितियों के बीच अब बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घरों खास करके बिहार की ओर लौटने लगे हैं। मजदूरों का कहना है कि कामकाज ठप होने और फिर गैस जैसी सुविधाओं की कमी के कारण शहरों में रहना मुश्किल हो गया है, जिससे उन्हें वापस गाँव लौटने का फैसला लेना पड़ा है। कई मजदूरों ने बताया है कि सबसे बड़ी समस्या अब भोजन तैयार करने की हो गई है, जहाँ गैस सिलेंडर की कमी और फिर महंगाई की वजह से खाना बनाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात में रोजमर्रा की जिंदगी चलना कठिन होती जा रही है, जिससे लोग अपने परिवार के पास लौटना ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर इसका असर रोजगार और फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि प्रवासी मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत और फिर रोजगार के बेहद इंतजाम किए जाएं, ताकि उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। आंधी पानी से तबाही, गेहूं मक्का की फसल बर्बाद,
किसानों को भारी नुकसान। दरअसल बात है कि बिहार में अचानक आए तेज आंधी तूफान और फिर बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई जिलों में तेज हवा और फिर ओलावृष्टि के कारण गेहूं और फिर मक्का की फसल खेतों में ही गिर गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर फसल पूरी तरह से जमीन पर बिछ गई है, जिससे कटाई से ठीक पहले किसानों को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के अनुसार इस खराब मौसम का असर सिर्फ अनाज पर ही नहीं बल्कि बागवानी फसलों पर भी पड़ा है। आम और फिर लीची के टिकोले बड़ी संख्या में झड़ गए हैं, जिनमें करीब 30 से 35% तक नुकसान बताया जा रहा है। कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसल उसड़ने का खतरा भी बढ़ गया है और फिर उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है। वहीं पर सरकार ने इस नुकसान को गंभीरता से लेते हुए सर्वे शुरू कर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रभावित किसानों का आकलन करके जल्द राहत दी जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय पर मदद नहीं मिली तो फिर किसानों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और आने वाले समय में अनाज उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। मधुबनी में 400 करोड़ की टेक्सटाइल फैक्ट्री शुरू, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। दरअसल बात है कि बिहार के मधुबनी जिले में औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिला है, जब पंडोल औद्योगिक क्षेत्र में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से टेक्सटाइल और फिर लेदर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। इस फैक्ट्री को सावी ग्लोबल फैशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है, जो राज्य में निवेश और फिर उद्योग के नए अवसर खोलने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस फैक्ट्री के शुरू होने से रोजगार के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे करीब 12,000 लोगों को प्रत्यक्ष और फिर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री में आधुनिक मशीनों और फिर तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और फिर बिहार का टेक्सटाइल सेक्टर मजबूत होगा। बिहार में खाद की कमी नहीं, कृषि मंत्री का दावा, कालाबाजारी पर सख्त नजर। दरअसल बात है कि बिहार में खाद की कमी को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। जब कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि राज्य में खाद की कोई भी कमी नहीं है और जरूरत से ज्यादा स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और घबराने की भी जरूरत नहीं है। जब मंत्री ने यह भी बताया है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और फिर खाद की आपूर्ति पर लगातार नजर बनाए हुई है। जब अगर कहीं भी वितरण में गड़बड़ी या फिर कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो फिर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जब पहले भी कई दुकानों पर कार्रवाई और फिर लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं, जिससे सरकार की सख्ती साफ नजर आ रही है। वहीं पर सरकार का कहना है कि समस्या कमी की नहीं बल्कि वितरण व्यवस्था की है। इसलिए प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसानों तक सही समय पर खाद पहुंचे और कोई भी बिचौलिया इसका फायदा ना उठा सके। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है और फिर खेती के काम में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। बिहार में सत्ता हस्तांतरण का खेल, नीतीश की रणनीति और नए सीएम पर सस्पेंस। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में इस समय सत्ता हस्तांतरण को लेकर के बड़ा खेल चल रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री पद पर बदलाव होगा, लेकिन ये प्रक्रिया तुरंत नहीं बल्कि रणनीति के तहत धीरे धीरे हो रही है। यह रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और नए नेतृत्व को अपने हिसाब से तैयार करना चाहते हैं। जब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तरफ बीजेपी के कई नेता जैसे कि सम्राट चौधरी और फिर अन्य चेहरे दावेदार माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू चाहती है कि नया सीएम नीतीश कुमार की पसंद का ही हो और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाए। वहीं पर निशांत कुमार का नाम भी तेजी से उभर रहा है, जिससे यह साफ है कि पार्टी अंदर नए चेहरे को तैयार करने में लगी है। कुल मिलाकर के बिहार में सत्ता परिवर्तन सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। गठबंधन के भीतर खींचतान, सीटों का संतुलन और फिर नेतृत्व की पसंद, इन सब के बीच फैसला लिया जाएगा। यही वजह है कि अभी तक अंतिम नाम तय नहीं हुआ है। ईरान इजराइल जंग का असर बिहार तक, एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार अलर्ट। दरअसल बात है कि ईरान इजराइल जंग के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसका असर अब बिहार तक पहुंचने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी, पेट्रोल और फिर जरूरी चीजों की सप्लाई में बाधा आ सकती है, क्योंकि भारत की बड़ी मात्रा में गैस सप्लाई मध्य पूर्व पर निर्भर है। इस संभावित संकट को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया, जिसमें बड़े अधिकारियों की टीम बनाई गई है। ये टीम जरूरी वस्तुओं की सप्लाई, कीमतों और फिर वितरण व्यवस्था पर नजर रखेगी, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। बाहर रहने वाले बिहारियों को बड़ी राहत, सरकार बनाएगी माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बाहर रहने वाले बिहारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई जैसे राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोले जाएंगे, ताकि वहां पर रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इस पहल का मकसद है
मजदूरों को दूसरे राज्यों में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अब किशनगंज के लोगों को गैस सिलेंडर भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पाइपलाइन से सीधे आपके घर के किचन तक गैस आएगी। किशनगंज के लोगों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। अब बार बार गैस सिलेंडर भराने की झंझट से छुटकारा मिल सकता है। किशनगंज शहर में पाइपलाइन के जरिए सीधे घर तक रसोई गैस पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो आने वाले महीनों में लोगों को न सिर्फ सस्ती गैस मिलेगी, बल्कि गैस की किल्लत से भी राहत मिलेगी। तो आपको बता दूं कि किशनगंज के शहरी क्षेत्र में जल्द ही पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की सप्लाई शुरू होने वाली है। जब प्रशासन ने इस दिशा में काम तेज कर दिया है और फिर संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर की योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार के 24 जिलों में पाइपलाइन से गैस सप्लाई की योजना बनाई गई है, जिसमें किशनगंज को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत किशनगंज शहर में पाइपलाइन बिछाई जाएगी और घर घर गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना के लागू होने के बाद लोगों को गैस सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाइपलाइन के जरिए सीधे घर तक गैस पहुंचेगी, जिससे समय और फिर मेहनत दोनों की बचत होगी। यह सबसे बड़ी बात यह है कि पाइपलाइन से मिलने वाली गैस सिलेंडर के मुकाबले सस्ती होगी। जिन जिलों में ये व्यवस्था अब पहले से लागू है, वहां उपभोक्ताओं को करीब 700 से 750 रुपए में 25 दिन तक गैस मिल रही है, जो कि सिलेंडर के मुकाबले काफ़ी सस्ती है। इसके अलावा ये व्यवस्था ज़्यादा सुरक्षित भी मानी जाती है, ये क्योंकि इसमें सिलेंडर बदलने के दौरान होने वाले हादसों का खतरा नहीं रहता है। साथ ही साथ गैस की सप्लाई लगातार बनी रहती है, जिससे अचानक खत्म होने की समस्या भी नहीं होगी। इस योजना का असर होटलों और फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ेगा। अभी गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण होटलों में खाने की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन पाइपलाइन से गैस मिलने पर इन कीमतों को स्थिर रखा जाएगा। वहीं पर प्रशासन के अनुसार पाइपलाइन बिछाने के लिए सर्वे का काम जल्द शुरू होगा और इसके बाद निर्माण कार्य तेज किया जाएगा। इस संबंध में किशनगंज के डीएम विशाल राज ने बताया है कि योजना को लेकर के संबंधित एजेंसियों से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फोकनिया और मौलवी परीक्षा का रिजल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि टॉपरों की अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है। टॉपर के बारे में नहीं बताया गया है कि फोकनिया और मौलवी में कौन टॉप किया है। ये बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है कि किसी भी तरीके की परीक्षा का रिजल्ट आता है तो इसका जरूर बताया जाता है कि टॉप कौन किया है। टॉपरों की लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन यहाँ पर मौलवी और फोकनिया परीक्षा की टॉपरों की लिस्ट जारी नहीं की गई है, जिससे लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या कुछ घोटाला तो नहीं हुआ है, कुछ घपला तो नहीं है रिजल्ट में, क्यों नहीं आखिर टॉपरों की लिस्ट जारी की जाती है। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच कई सवाल उठने लगे हैं, खास करके किशनगंज जैसे जिले में, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र इस्लामिक शिक्षा यानी कि फोकनिया और मौलवी की पढ़ाई करते हैं। जब वहां पर इस फैसले को लेकर के चर्चा तेज हो गई है, छात्र अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर टॉपर का नाम क्यों नहीं बताया गया है। तो आपको बता दूं कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा फोकनिया और मौलवी परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। हजारों छात्रों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है, लेकिन इस बार रिजल्ट के साथ एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बोर्ड ने इस बार किसी भी टॉपर या मेरिट लिस्ट की घोषणा नहीं की है, जिससे छात्रों और फिर शिक्षकों के बीच असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। आमतौर पर हर साल रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स के नाम जारी किए जाते थे, जिससे छात्रों को प्रोत्साहन मिलता था और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पहचान मिलती थी। लेकिन इस बार टॉपर का नाम न आने से कई छात्र निराश भी नजर आ रहे हैं। अगर किशनगंज की बात करें तो फिर यहाँ पर जिला बिहार में इस्लामिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है और हजारों छात्र हर साल फोकनिया और मौलवी की पढ़ाई करते हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे सीमांचल के जिलों से सबसे ज़्यादा छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में यहाँ के छात्रों को खास तौर पर टॉपर लिस्ट का इंतजार रहता है ताकि उन्हें प्रेरणा मिल सके। क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता दीदी के सामने में हुमायूं कबीर और ओवैसी की जोड़ी टिक पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल ममता दीदी की पार्टी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर को अब दादा यानी कि असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिल चुका है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के साथ चर्चा में आए हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यानी कि AIMIM के साथ हाथ मिला लिया है। दोनों दलों के बीच सीट का बंटवारा भी हो चुका है। हुमायूं कबीर की पार्टी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 8 सीटों पर AIMIM किस्मत आजमाएगी। ये बात जग जाहिर है कि दोनों दलों की पूरी कोशिश है कि बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं के वोट को अपनी ओर खींच सके।
हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये गठबंधन किसके लिए ज्यादा घाटे का सौदा साबित हो सकता है। राजनीतिक पंडितों के माने तो इस गठबंधन से ज्यादा परेशान टीएमसी होगी। दरअसल बंगाल में ममता दीदी की सफलता के दो सबसे बड़े अस्त्र हैं, एक है महिला वोटर्स तो दूसरे हैं मुस्लिम वोटर्स। इतिहास गवाह है कि चुनाव में दोनों ने कभी दीदी को निराश नहीं किया है। तो आइए बंगाल के जनसंख्या के आंकड़ों को जरा समझ लेते हैं। दरअसल डेटा के मुताबिक बंगाल की कुल आबादी में तकरीबन 30% मुसलमानों की हिस्सेदारी है, यानी कि 100 में से 30 मुसलमान रहते हैं बंगाल में और 70 गैर मुस्लिम रहते हैं। बात करें संख्या की तो फिर राज्य में करीब 2.5 करोड़ मुस्लिम वोटर्स हैं। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन अभी तक हो ही नहीं पाई है, इसीलिए मौजूदा समय का सटीक आंकड़ा तो नहीं है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि 2026 में मुस्लिम 30% तक है, यानी कि राज्य में करीब 3 करोड़ मुस्लिम है। वहीं पर बंगाल के मुसलमानों की जब बात होगी तो इन 5 जिलों का जिक्र जरूर होगा। ये जिला है मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना और नादिया। इन जिलों में बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है। जब मुर्शिदाबाद, मालदा और फिर उत्तर दिनाजपुर में तो इनकी आबादी 50% से ज़्यादा है। बंगाल में अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुगलों का नामो निशान मिटा देंगे, ये कहना है बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का। जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर टीएमसी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आती है तो वे पूरे बंगाल से मुगल शासकों का नाम और निशान मिटा देंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में बाबर जैसे विदेशी हमलावरों के नाम पब्लिक जगह पर रहते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाती है तो फिर वह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे नाम हटा दिए जाएं। उन्होंने आगे कहा है कि अप्रैल तक इंतजार करें, जब हम सरकार बनाएंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी न सिर्फ बाबर से जुड़े जिक्र को टारगेट करेगी बल्कि बंगाल से मुगल शासकों के सभी निशान भी मिटा देगी। शुभेंदु अधिकारी ने बाबर को विदेशी हमलावर बताते हुए दावा किया है कि बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां समेत मुगल बादशाह भारत में जुल्म के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने जबरदस्ती धर्म बदलवाया, मंदिरों को तोड़ा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की। उन्होंने आगे कहा है कि दार्जिलिंग से दीघा तक, कुछ बिहार से काकद्वीप तक जहां भी उनके नाम लिखे हैं, बंगाल में बीजेपी सरकार आने वाले दिनों में उन नामों को खत्म कर देगी, उन नामों को मिटा देगी। जी हाँ, ये कहना शुभेंदु अधिकारी का। वहीं पर बाबरी मस्जिद का मुद्दा पश्चिम बंगाल में अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। इससे पहले टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने की योजना की घोषणा करके विवाद खड़ा कर दिया। इसके बाद हुमायूं कबीर को टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया और उन्होंने जनता यूनियन पार्टी बनाई। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज और सीमांचल के हजारों मजदूर जो रोजगार की तलाश में बड़े शहरों में गए थे, अब वापस अपने घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। वजह है रसोई गैस की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतें। जहां हालात ऐसे हो गए हैं कि मजदूरों के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या गैस की कमी मजदूरों के पलायन का नया कारण बनती जा रही है। तो आपको बता दूं कि देश के बड़े शहरों में एलपीजी गैस की किल्लत ने सबसे ज्यादा असर गरीब और प्रवासी मजदूरों पर डाला है। खास करके सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार से गए मजदूर अब बड़ी संख्या में वापस अपने गाँव लौटने लगे हैं। गुरुग्राम जैसे शहरों के बस स्टैंड और फिर राजीव चौक से रोजाना बिहार के लिए दर्जनों बसें भर करके निकल रही है। इन बसों में ज़्यादातर वही मजदूर हैं जो घरों में काम करते हैं, निर्माण कार्य में लगे हैं या फिर होटल दुकानों में नौकरी करते हैं। मजदूरों का साफ कहना है कि काम तो मिल रहा है लेकिन गैस की किल्लत ने उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। खाना बनाना अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। किशनगंज के रहने वाले कई मजदूरों ने बताया है कि गैस नहीं मिलने के कारण उन्हें कभी कभी भूखे तक रहना पड़ रहा है। वहीं पर कुछ मजदूर महंगी दरों पर गैस खरीदने पर मजबूर है जो उनकी कमाई के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। वहीं पर राजीव चौक से बिहार लौट रहे अंकित बताते हैं कि गैस की कीमत 500 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई है जो उनके लिए असंभव है। वहीं पर सीमांचल के ही रहने वाले इंद्रजीत झा कहते हैं कि एक हफ्ते में गैस खत्म है लेकिन
कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इसीलिए घर लौटना ही मजबूरी बन गया है। वहीं पर जानकारी के मुताबिक रोजाना हजारों मजदूर बिहार और फिर यूपी की ओर लौट रहे हैं। एक एक बस में 80 से 90 लोग सवार होकर के अपने गांव जा रहे हैं। इसका सीधा असर किशनगंज और सीमांचल के ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल सकता है, जहां पर पहले से ही रोजगार के सीमित साधन हैं। अचानक बड़ी संख्या में मजदूरों के लौटने से स्थानीय स्तर पर बड़ा दबाव बढ़ेगा। मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि किशनगंज के छात्रों ने कमाल कर दिया है। जब पूरे बिहार में किशनगंज के छात्रों ने नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि पूरे बिहार में टॉप 10 की लिस्ट में 139 छात्र शामिल है, जिसमें से किशनगंज के एक भी छात्र छात्राएं शामिल नहीं है। ये बड़े ही शर्म की बात है किशनगंज के लिए, क्योंकि टॉप 10 की लिस्ट में 139 छात्र हैं पूरे बिहार में अलग अलग जिले से, लेकिन किशनगंज के एक भी छात्र शामिल नहीं हुए हैं। एक भी छात्र का नाम 139 की लिस्ट में नहीं है। ये बड़े ही शर्म की बात है। वहीं पर पूरे बिहार में 2 छात्रों ने टॉप किया है, या 2 छात्रों ने पूरे बिहार में टॉप में अपनी जगह बना पाई है। एक है पुष्पांजलि कुमारी और दूसरा है सबरीन परवीन। ये दोनों बिहार टॉपर बनी हैं। वहीं पर पूरे बिहार में टॉप 5 में 13 छात्र छात्राएं शामिल है और टॉप 10 में 139 छात्र छात्राएं शामिल है, जिसमें किशनगंज की एक भी नहीं है। किशनगंज से एक भी छात्र छात्रा शामिल नहीं है। टॉप 10 में 57 लड़कियां हैं। टॉप 5 में 13 छात्र छात्राएं शामिल है, जिसमें पुष्पांजलि कुमारी और सबरीन परवीन 492 अंक के साथ 98.4% हासिल किया है, जिन दोनों का रैंक 1 है। वहीं पर रैंक 2 में नाहिद सुल्ताना है, जो कि 489 अंक लाकर के 97.8% हासिल किया है। रैंक 3 में 2 नाम है, जिनमें अनुपा कुमारी और ओम कुमार। वहीं पर रैंक 4 में 3 नाम है, जिसमें ज्योति कुमारी, अनुभव कुमार और अंशराज। वहीं पर रैंक 5 में 5 नाम हैं, जिनमें प्रेरणा कुमारी, नसरीन परवीन, अवनीश कुमार, विकास कुमार गुप्ता, रुपेश कुमार। ये सभी रैंक 5 लाए हैं। आपको बता दूं कि इस बार प्रथम श्रेणी में कुल छात्राएं 2,09,222 छात्र पास हुए हैं। 2,25,011 है और द्वितीय श्रेणी में कुल छात्राएं 2,50,500 छात्राएं शामिल है। तृतीय श्रेणी में कुल छात्राएं 1,67,427। 5 श्रेणी में कुल छात्र 6,202। 5 श्रेणी में कुल छात्राएं 7,204 शामिल है। दोस्तों, सीमांचल का किशनगंज जिला एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में आ गया है। चिकन नेक जैसे बेहद संवेदनशील इलाके को लेकर के अब बड़े स्तर पर चिंता जताई जा रही है। चीन और बांग्लादेशी घुसपैठियों की नज़र इस इलाके पर तो होने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीमांचल आने वाले समय में देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा फोकस बनने जा रहा है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज और सीमांचल का इलाका एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से चर्चा में है। ठाकुरगंज के विधायक गोपाल अग्रवाल ने चिकन नेक क्षेत्र को लेकर के गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये इलाका भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में से एक है, जहां से नेपाल, बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी राज्यों का संपर्क जुड़ा हुआ है। लगभग 22 किलोमीटर लंबे इस संकरे गलियारों में गलगलिया, चुराली, तियागाछ, रामगंज और चौपरा जैसे इलाके आते हैं। वहीं पर विधायक का कहना है कि इस क्षेत्र पर चीन और फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की नज़र बनी हुई है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ के कारण कई बाहरी लोग यहां पर बस गए हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पर गोपाल अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे सभी लोगों की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ठाकुरगंज सीमा के पास नो मेंस लैंड में बने अवैध घरों का भी मुद्दा उठाया। जानकारी के अनुसार 500 मीटर के दायरे में कई जगह पर अवैध बस्तियां बस चुकी है, ये उनका कहना है। अब उन्हें हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज हो सकती है। वहीं पर विधायक गोपाल अग्रवाल ने यह भी बताया है कि सीमा से 10 किलोमीटर तक के इलाके में सभी अवैध निर्माणों की पहचान की जा रही है और उन्हें हटाने की तैयारी चल रही है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में आर्मी कैंप स्थापित करने की योजना पर भी काम चल रहा है, जबकि वायुसेना के लिए भी जमीन की तलाश की जा रही है।